लेक्चर अपन रिकॉर्ड नहीं कर पाए, वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। तो जो पहला लेक्चर उसमें अपन ने क्या किया था, बेसिक्स ऑफ मैथ्स पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने सेट्स खत्म कर दिया था। सेट्स खत्म करने के बाद हम लोगों ने यूनियन देख लिया था, इंटरसेक्शन देख लिया था, डिफरेंस देख लिया था। मैं तुम्हें तीनों ब्रैकेट्स पढ़ा दिए थे, पैरेंथेसिस भी पढ़ा दिया था, ओपन ब्रैकेट भी बता दिया था और क्लोज ब्रैकेट भी बता दिया था, है ना। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, लेक्चर 2 में आज अपन करेंगे इनइक्वालिटीज। तो हेडिंग डाल देना इनइक्वालिटीज। तो आज हम लोग इनइक्वालिटीज देखेंगे। तो अब जो इनइक्वालिटीज टॉपिक है उसमें ना दो पार्ट्स हैं, और ये दोनों पार्ट्स जो है मैंने जैसे गौरव को पढ़ा दिया था। तो पहला है लीनियर इनइक्वालिटी। इनफैक्ट तुझे भी पढ़ा दिया था मैंने लीनियर, तो पर तुझे नहीं पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लीनियर इनइक्वालिटी, है ना। मुझे 10 मिनट देना, लीनियर इनइक्वालिटी भी खत्म हो जाएगी। अब लीनियर, हाँ तो पर देख ले फिर, कोई बात नहीं। तो लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है असल में देखोगे ना, तो जैसे मैं कहा था कि अपने जेई की प्रिपरेशन में और जो अपने जेई की प्रिपरेशन होती है, जो अपने स्कूल का जो सिलेबस होता है उसके अंदर बहुत बड़ा मिसमैच है। मिसमैच क्या है कि वो पढ़ाते तो तब बेसिक्स आए और फिर जेई वाले पूछे तो कुछ भी। तो अपने को लीनियर इनइक्वालिटी भी आनी चाहिए, और कोई ज़रूरी नहीं कि इनइक्वालिटी हमारी लीनियर भी हो। तो जो सेकेंड लेवल है ना आज के लेक्चर का, वो होगा पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटीज। पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटीज, और यहाँ पे एक कंसेप्ट सिखाऊंगा जिसका नाम होगा वेवीज कर्व मेथड। इसमें थे गौरव आप जब मैंने वेवीज कर्व मेथड सिखाया था? इसमें था ना। तो वेवीज कर्व मेथड होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी से। तो बेटा लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है? लीनियर इनइक्वालिटीज, तो जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं वो तो बहुत बेसिक सी चीज़ होती है। आपको मालूम है इनइक्वालिटी का मतलब, ये साइन कौन सा है ग्रेटर देन का, ये साइन कौन सा है ग्रेटर देन इक्वल टू का, ये कौन सा साइन है लेस देन इक्वल टू का, और ये कौन सा साइन है लेस देन का। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कई बार बच्चे ने इसको गलत पढ़ते हैं। ये क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि x, जैसे मैं अभी बोल नहीं रहा हूं, है ना, पर बताना पढ़ के क्या लिखा हुआ है। तो याद रखना जब भी इनइक्वालिटी को अगर पढ़ना हो तो वैसे तो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, पर लेकिन हमेशा अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x। तो हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। पर अगर मैं तुमसे बोलूं इसे पढ़ के सुनाओ, तो पर ये क्या है? वेरी गुड। इसने लेफ्ट से राइट नहीं पढ़ा, इसने x के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा। x इज ग्रेटर देन 3, मतलब ये लिखना और ये लिखना एक ही चीज। हाँ देखो चोट जो है अभी भी किसकी तरफ है? 3 की तरफ ही है। ये दोनों एक ही चीज है। ये तो बस आपने क्या किया, इसको फ्लिप करके लिखा है। क्या करके लिखा है? फ्लिप। तो फ्लिप करके लिखा है, इसलिए ये दोनों चीजें एक ही हैं। अब पिछली क्लास में बोला था अगर तुमसे मैं पूछूं बेटा नंबर, तो आप बताओ नंबर कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है कि फॉल्स है? नहीं बेटा ट्रू है ना। ट्रू है। क्यों है ट्रू? क्योंकि 1 पढ़ते कैसे इसको? ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 1 0 से तो बड़ा है ही ना। इन दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा तो ये ट्रू ही होगा। बताओ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ये भी ट्रू ही है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बेटा ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि ना तो 2 3 से बड़ा है और ना ही 2 3 के बराबर है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि पहली बात तो इनइक्वालिटीज़ का बेसिक जो होता है वो हमें आना चाहिए, जिसमें अपने को ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, लेस देन का साइन, लेस देन और इक्वल टू का साइन, ये सब हमें पता होना चाहिए। चलो अगला देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी वो है लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लिए हमें बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ का ध्यान रखना है सॉल्व एज इक्वेशन। जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे, जो तुम लोगों ने कर रखा है ना, तुमने तो लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व कर रखा है, क्वाड्रेटिक भी कर रखा है, और तुम्हें अगर ढंग से किया होगा 9th में तो क्यूबिक के भी क्वेश्चन किए होंगे आपने, है ना। तो इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही अपन किसको सॉल्व करते हैं? इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। जैसे इधर कोई चीज़ राइट में होगी तो वो लेफ्ट में जाएगी, तो वो अगर इधर प्लस इधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। इधर माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस। इधर मल्टीप्लाइड है तो उधर क्या हो जाएगा? डिवीजन। इधर डिवीजन है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो बाकी सारी चीज़ें तो एज इट इज होंगी। जो सेकेंड चीज़ है, नेवर कैंसिल वेरिएबल। नेवर कैंसिल वेरिएबल, ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ इक्वेशन में भी नहीं करनी चाहिए, पर क्या होता है इक्वेशन में कभी बार हम ये चीज़ कर देते हैं। और क्या होता था 9th-10th तक अगर आप ये चीज़ करते थे तो मासूम मान के आपको छोड़ दिया जाता था, पर 11th में और 12th में अगर ये चीज़ करते हो तो ये गलत रहेगा। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कई बच्चे को अगर मैं ये क्वेश्चन दूँ x² = 2x, तो सबसे पहला काम क्या करेगा? वो x से x को कैंसिल कर देगा, x से x को कैंसिल कर देगा, और फिर बोलेगा x की एक ही वैल्यू आई जो कि क्या है? 2। पर लेकिन क्या है ये आंसर सही है? ये आंसर सही तो है,
पर इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्वाड्रेटिक था। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? क्वाड्रेटिक। तो इसके एक सोल्यूशन आना चाहिए थे कि दो सोल्यूशन आने चाहिए थे? दो सोल्यूशन। आइडियली तुम्हें इसे ऐसे सॉल्व करना चाहिए था, यहाँ से x कॉमन आता, हाँ, और x की वैल्यू 2 आती, 0 और 2। तो क्वाड्रेटिक होने के कारण इसके दो सोल्यूशन आते हैं। ये चीज़ हम जनरली मिस कर जाते हैं। और क्यों मिस कर जाते हैं? क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम लोग वेरिएबल कैंसिल कर देते हैं। पर याद रखना, इक्वेशन में भी करना गलत है, पाप है एक तरीके से, और इनइक्वालिटी में करना तो और भी बड़ा पाप है। तो आपको कभी करना ही नहीं है, कभी भी वेरिएबल को कैंसिल नहीं करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जिस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, वो क्या है कि अगर आप किसी नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, याद रखना, किसी नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तो इनइक्वालिटी में रिवर्सल आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो लिखने से पहले मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। बेटा जरा बताना नम, ये 2 इज ग्रेटर देन 1 ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। कोई भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट बोलना। 5। तो मैं अगर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करूं, बेटा व्हाट इज 2 इंटू 5? 10। एंड व्हाट इज 1 इंटू 5? 5। क्या इनइक्वालिटी सेम रही? हाँ, इनइक्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अभी भी चोंच राइट की तरफ, अभी भी चोंच राइट की तरफ ही है। पर अगर मैं किसी नेगेटिव कांस्टेंट से, बेटा कोई भी एक नेगेटिव कांस्टेंट बोलना, -5, अगर मैं दोनों तरफ -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बेटा ये क्या बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? अब बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है? -5 बड़ा है। अगर तुम्हारे स्कूल में टेस्ट हो, तुम -10 लाना पसंद करोगे कि -5 लाना पसंद करोगे? नालायक तो तुम दोनों तरीके से हो, पर लेकिन तुम -10 लाना पसंद करोगे, -5 लाना पसंद करोगे? -5। उसका मतलब -5 बड़ा है। तो तुमने क्या नोटिस किया? अगर मैं किसी नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं या फिर डिवाइड करूं, तो क्या तुम एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे इनइक्वालिटी में क्या आया है? रिवर्सल। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी में क्या है? रिवर्सल। और इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। तो व्हाट इज द थर्ड चीज जिसको सबसे ज्यादा में, इफ, ये एकदम याद रखना, इफ अ नेगेटिव कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड भी, इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, याद रखना, मल्टीप्लाइड हो या फिर डिवाइड हो, ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, the inequality reverses, the inequality reverses। जो इनइक्वालिटी होती है वो रिवर्स कर जाती है, जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स कर जाती है। और इस चीज़ का एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया भी है ना, ये चीज़ का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया भी कि इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि अगर कभी भी एक नेगेटिव कॉन्स्टेंट है, ये सबसे बड़ा रूल है। मतलब अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी का शायद ये 5वां या 6ठा चैप्टर है 11वीं का, और जो पहली एक्सरसाइज है वो ऐसी ही खत्म हो जाती है अगर आपको सिर्फ एक तीसरा रूल याद है। देखो पहला तो कुछ नया चीज़ नहीं है, सॉल्व इनइक्वालिटी एज वी सॉल्व इक्वेशन, ये तो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। दूसरा रूल क्या कहता है? नेवर कैंसिल वेरिएबल। ये मैंने अभी आपको शोकेस करके बता दिया। ये तो इक्वेशन में भी पाप है और इनइक्वालिटी में करना तो और भी बड़ा पाप है ना। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की, कि अगर आप किसी इनइक्वालिटी की दोनों तरफ किसी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर अगर गलती से भी किसी नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी में क्या आ जाता है? फर्क आता है। और वो फर्क क्या होता है? देयर इज अ इनइक्वालिटी में रिवर्सल आ जाता है, रिवर्सल आता है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज मैं तुमसे 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व फॉर एक्स, है ना। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करना सबसे बड़ा आसान चीज़ है ना। जैसे मैं तुमसे बोलूँ x + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 - 2x। बेटा ये लीनियर इनइक्वालिटी का नाम लीनियर है ना। क्यों है लीनियर? क्योंकि इसमें नहीं, वन वेरिएबल तो है, पर ये लीनियर इसलिए क्योंकि दोनों जगह x की जो पावर है वो क्या है? मैक्सिमम 1 है। अब तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे? सारे वेरिएबल एक तरफ ले आओ, है ना। तो बताओ इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा x + 2x, और इस 3 को उधर ले आओ तो क्या बन जाएगा? 7 - 3। यहाँ से क्या आएगा? 3x इज ग्रेटर देन 4। बेटा सॉल्व x के लिए करना है कि 3x के लिए करना है? x के लिए। तो इस 3 को हटाना है, 3 को हटाएंगे दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा, वेरी गुड, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3। अभी आंसर आ गया। अब पिछली क्लास में हमने प्रैक्टिस की थी इस चीज़ को कि इनइक्वालिटी को अगर मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा? 4/3। 4/3 बाउंड्री हो सकती है तो यहाँ पे फील्ड सर्कल बनाते हैं, और कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग? इन्फिनिटी तक। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा x इज एन एलिमेंट ऑफ 4/3 से लेकर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे तो मैंने आपको बोला था कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना है, हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगाना है?
ओपन ब्रैकेट, पर 4/3 तो इंक्लूडेड है ना, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। इनफैक्ट अगर आप ओपन और क्लोज की भी गलती करते हो तो जेई के हिसाब से तो गलत है। आपका 4 ऑप्शंस होंगे और चारों ऑप्शंस के अंदर, कल ही मैं एक 12th क्लास का एक लेक्चर ले रहा था, तो उसमें 4 ऑप्शंस होंगे और उन 4 ऑप्शन में से अगर एक भी ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो उनमें कई बार ब्रैकेट्स का ही अंतर होता है। तो अगर आपने ब्रैकेट्स गलत समझ लिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बेटा ये चीज़ क्लियर है ना? बेटा देना एनसीईआरटी की किताब निकालना है क्या किसी के पास? नहीं, चलो मैं अपने मन से लिख देता हूँ क्वेश्चन, मेरे पास फोन में होंगे तो लिखे। बेटा क्लियर है कैसे सॉल्व करना है? तो लिखे सॉल्व फॉर एक्स। 3-4 क्वेश्चन करते हैं। ये लिख लिया क्या? कॉपी कर लो जल्दी, फटाफट कॉपी करो। जितना मैंने बोला वो लीनियर इक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है ना, उससे ज़्यादा आपको लीनियर इक्वालिटी में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा करूं लेटा हूं, चलो बेटा सॉल्व फॉर एक्स। सबकी हेडिंग क्या है? अभी वेरिएबल का नाम क्या होगा? एक्स। पर आपको मालूम है कोई ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल हमेशा एक्स ही हो, वाई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, जेड है, वो तो अपने ऊपर है ना, कुछ भी हो सकता है। अभी अपन लीनियर पे कर रहे हैं ना, तो हेडिंग डाल देना सॉल्व, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, और अपने मटेरियल में है इसके ऊपर क्वेश्चन है स्टार्टिंग में बेसिक लेवल के, है ना। ए पहला है 2x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 - 4x। बी है, ये डबल साइडेड है, देखना ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। 16x - 5 इज लेस देन 5 है ना। सी है x/4 is less than 5x - 2, 5x - 2। डी है 8 चलो पहले इतने कर लेते हैं, देखो पहला वाला कितना आसान है। देखो सॉल्व करते हैं। पहला वाला तो वन साइडेड इनइक्वालिटी है, एक ही इनइक्वालिटी एक तरीके से। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन कितना सिंपल है, हम इस 4 को उधर लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो बेटा इधर आके क्या होगा 2x + 4x हो जाएगा बेटा, इज लेस देन इक्वल टू कितना आएगा 5 - 3। यहाँ से क्या आएगा 6x इज लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ से x, बेटा 6 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव, तो उसको उधर ट्रांसफर करने से इनइक्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 1/3, यही आया सबका। अगर हम नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करते हैं तो यहाँ कहीं 1/3 होगा। अब क्या बोल रहा है, x 1/3 हो सकता है या फिर 1/3 से छोटा हो सकता है, तो कहाँ तक जा सकता है? -∞। तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज एन एलिमेंट हो। बेटा यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? पैरेंथेसिस तो यूज कर नहीं सकते, यहाँ पे ओपन या क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? -∞ से लेकर 1/3। अब याद रखना -∞ ओपन ब्रैकेट आएगा और 1/3 क्योंकि हो सकता है तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? क्लोज ब्रैकेट आएगा। हमने अपना फाइनल आंसर ऐसे ही देना है, ब्रैकेट फॉर्मेट में, सेट फॉर्मेट में देना है, ठीक है। चल अगला देखते हैं, बताओ इसको। मिटा दूं इसको, इतने क्वेश्चन को बता देता हूँ मैं, यहीं पे ही सोल्यूशन कर देता हूँ सबके, है ना, यहीं पे सोल्यूशन कर देता हूँ। बेटा गौरव आगे समय, चलो चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये एक डबल साइडेड इनइक्वालिटी है। कैसा है? डबल साइडेड इनइक्वालिटी। अब ध्यान देखना इस क्वेश्चन को आइडली कैसे करना चाहिए। इधर देखना बेटा, ये यहाँ पे एक कंडीशन है कि दो कंडीशन है? दो कंडीशन है। 16x - 5 जो है वो -8 से बड़ा भी होना चाहिए और -8 या -8 से बड़ा होना चाहिए, या तो -8 हो या फिर -8 से बड़ा हो, या और एंड सिर्फ ये नहीं कि वो -8 से बड़ा होना चाहिए, वो उसको 2 से छोटा भी होना चाहिए। तो जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है, अगर इसको मैं आइडली सॉल्व करता तो इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं इसको अलग सॉल्व करता, सुन तो ले कहाँ है 5, सॉरी
सॉरी बेटा 5 है। या तो इसको अलग सॉल्व कर लेता हूं, इसको नाम देता हूं इनइक्वालिटी नंबर 1, और इसको अलग सॉल्व कर लेता हूं, इसको नाम देता हूं इनइक्वालिटी नंबर 2। अब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए साथ में भाई, ये इसका नखड़ा भी पूरा होना चाहिए और इसका नखड़ा भी पूरा होना चाहिए, एंड बीच में, तो इन दोनों का आंसर निकाल के दोनों का निकालूंगा इंटरसेक्शन। एंड याद है, एंड है तो इंटरसेक्शन और है तो यूनियन। देखते हैं ये इसको करने का तरीका होना चाहिए था, पर ये लंबा खींचेगा क्योंकि इसमें आपने एक क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। पर इसको आइडियली कैसे करना चाहिए था, आप इनइक्वालिटी नंबर 1 को सॉल्व करते बेटा। अगर आप इनइक्वालिटी नंबर 1 को सॉल्व करोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? गौरव बताओ, ये लिख सकता हूँ क्या? क्या इनइक्वालिटी 1 यही है? हाँ, चोंच अभी भी -8 की तरफ ही है, ये तो मैंने फ्लिप करके लिखा है सिर्फ। बेटा यहाँ से क्या आएगा 16x इज ग्रेटर, व्हाट इज, ये इधर आएगा तो क्या आएगा -8 + 5, यहाँ आएगा 16x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बेटा -3। बेटा यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उसके हटाने से इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक तरह से दोनों तरफ 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, 16 पॉजिटिव कांस्टेंट है तो इनइक्वालिटी में कोई भी रिवर्सल नहीं आएगा, आंसर आएगा -3/16। इससे पहले कि आप जोश में आ जाओ और बोलो कि ये मेरा आंसर है, नहीं 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 नहीं, साथ में हमारे पास एक और इनइक्वालिटी है। तो व्हाट इज इनइक्वालिटी नंबर 2? इनइक्वालिटी नंबर 2 कहता है 16x - 5 इज लेस देन 5। यहाँ से क्या आएगा 16x इज लेस देन 10 है ना, तो यहाँ से x क्या आएगा लेस देन 10/16। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 5/8, तो यहाँ से क्या आएगा x इज लेस देन 5/8। ये इनइक्वालिटी नंबर 1 का आंसर है, ये इनइक्वालिटी नंबर 2 का आंसर है। पर मुझे मालूम है इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। मैंने सिखाया आपको इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, कल किया था अपन ने पिछली क्लास में। बताओ पहला क्या कहता है, x की वैल्यू -3/16 से बड़ी होनी चाहिए, और ये क्या कहता है x की वैल्यू 5/8 से छोटी होनी चाहिए। बेटा नमन बताना, यहाँ पर मैंने ओपन ब्रैकेट हॉलो सर्कल और यहाँ पे फिल्ड सर्कल क्यों बनाया? हाँ वेरी गुड। और इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पोर्शन। तो बताओ कॉमन कहाँ से कहाँ तक आएगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ, बेटा कहाँ से कहाँ तक, -3/16 से लेकर 5/8। -3/16 पे तो मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा, पर 5/8 पे क्या लगाऊंगा, ओपन ब्रैकेट। बेटा क्लियर है, ये इसको सॉल्व करने का आइडियल तरीका हो सकता है। बेटा तुमने बता ना, तूने ब्रैकेट की गलती की थी, मैं दूर से देख रहा था। और 10/16 कभी मत लिखना, 10/16 अपन 11-12 में आ गए, हमेशा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना है। 10/16 को क्या लिखेंगे, 5/8। फटाफट कॉपी करो। पर लेकिन इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस को इस तरह इतने लंबे तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक डबल साइड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का एक और साधारण और सीधा तरीका हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या है। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते थे, मिटा दूं उसको, बेटा लिख रहे हो क्या? सर मैं अगले पेज पे कर देता हूँ इसको सॉल्व करने का। करें, चलो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि बाकी दो आप लोग खुद करना अभी, फिर मैं क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ये एक लंबा तरीका है, ये 2 इनइक्वालिटी मानकर, है ना। और ये तो क्या है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्यों है, क्योंकि ये डबल साइड इनइक्वालिटी होते हुए भी यहाँ पर x सिर्फ बीच में ही है। जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में भी x कहाँ है, सिर्फ बीच में है, ये तो कॉन्स्टेंट है ना। तो आप क्या करना, अगली बार से इस तरह करने के बजाय अपन एक काम करते हैं, एक ही साथ सॉल्व कर लेंगे ना, और ये तरीका आपको आना चाहिए। एक ही साथ सॉल्व कर लेंगे और देखना, ये तरीका आपको आना चाहिए। इसमें क्या करना है अपने को, बेटा अपने को सॉल्व किसके लिए करना है, x के लिए। ये x फंसा पड़ा है यहाँ पे, ये x यहाँ फंसा पड़ा है। इस x को सॉल्व करने के लिए अपन एक काम करते हैं, इसके साथ जो आसपास लगेज लगा हुआ है, इसके साथ जो इसके साथ इसका लगेज है 16 लगा हुआ है और -5 लगा, इसको हटाते हैं। बेटा -5 हटाने के लिए पूरी दुनिया में +5 कर दूं,
-5 हटाने के लिए मैं पूरी दुनिया में क्या करता हूँ, +5। आपको मालूम है जैसे तराजू होता है, तराजू ऐसा है, मान लो इधर तुमने भारी वेट रख दिया तो ये चीज़ नीचे होगी और यहाँ हल्का है तो ऊपर होगा। अब मान लो दोनों तरफ +5 कर दो तो क्या तराजू में कोई फर्क पड़ेगा क्या, अगर दोनों तरफ +5 कर दो? नहीं, अभी भी इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ना। अब होने को क्या होता सकता था, मैं आपको ना थोड़े अच्छे अच्छे फॉर्मूले लिखवा सकता था, a इज ग्रेटर देन b तो a प्लस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन b प्लस सी। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना। यूक्लिड ने कई सारे ऐसे ना लेमास दिए, यूक्लिड लेमास होता है ना, जैसे आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा होगा, पोस्टुलेट दिए हैं, एक्सियम्स दिए हैं ना, बहुत सारे दिए हैं यूक्लिड ने, ये उनमें से एक है। अगर ए बी से बड़ा है तो दोनों तरफ सेम चीज ऐड करने से भी सेम ही होगा। पर इतना सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं अपने को, क्योंकि ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो एक खेल है, तराजू का खेल है। मान लो तराजू देख लो, ये इनइक्वालिटी है, ये हल्का है तो ऊपर है और ये भारी है तो ये वाला साइड नीचे है। अब दोनों तरफ अगर तुम +5 का बाटा लगा दोगे तो क्या इनइक्वालिटी में फर्क पड़ेगा क्या? तो अपन क्या करते हैं, इस +5 को हटाने के लिए पूरी दुनिया में +5 कर देता हूँ, इस -5 को हटाने के लिए पूरी दुनिया में क्या कर देता हूँ, +5। तो यहाँ क्या आएगा, -8 +5, यहाँ क्या आएगा 16x और यहाँ क्या आएगा 5 + 5 आ जाएगा बेटा। बताओ ये कितना होगा, -3, ये आएगा 16x और ये क्या आएगा 10। अब इस 16 को हटाने के लिए क्या करता हूँ, पूरी दुनिया को 16 से डिवाइड कर देता हूँ, तब भी इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अपन ने लिखा था अभी रूल, तो 16 से डिवाइड कर दिया बेटा। 16 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, -3/16x और ये क्या आएगा 10/16। अगर मैं को थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ये -3/16 तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, पर लेकिन ये क्या बन जाएगा 5/8। ध्यान देखो अपना x कहाँ से कहाँ तक के बीच में, x लाइज फ्रॉम -3/16 से लेकर 5/8। तो इसका आंसर वही होगा जो इतनी मेहनत करके हमने निकाला था, x इज एन एलिमेंट ऑफ -3/16 से लेकर 5/8। -3/16 पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और 5/8 पे क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो लिख ले, ये है डबल साइडेड इनइक्वालिटी को एक ही झटके में सॉल्व कर लेना। नहीं तो आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए, एक साइड को अलग सॉल्व कर लेंगे, दूसरी साइड को अलग सॉल्व कर लेंगे, दोनों इनइक्वालिटीज का हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। चलो ठीक, अगला करें। क्या गौरव कहाँ पे अटक गया? सर अगर वहाँ पे 16x -5 की जगह +5 होता तो पूरी दुनिया में -5 कर देते। साइन चेंज होता, नहीं किसी चीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी में फर्क पड़ता है क्या? मल्टीप्लाई। हाँ, अगर वो भी सिर्फ अगर कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव कांस्टेंट से। अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है तो इनइक्वालिटी में वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। बताओ ये इनइक्वालिटी, इधर देख, ये तराजू है, ये चीज़ हल्की है, ये चीज़ भारी है, दोनों तरफ तूने +5 करा, कुछ फर्क पड़ेगा? दोनों तरफ -5 कर दिया, फर्क पड़ेगा? इससे 5 kg हटा दिया, इसमें से भी 5 kg हटा दिया, फर्क पड़ेगा? दोनों तरफ पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर तूने नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो बड़ा है वो नेगेटिव होकर छोटा हो जाएगा और ये जो छोटा है वो नेगेटिव होकर और बड़ा हो जाएगा। बस ये फर्क पड़ता है। नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे ही, नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, तभी इनइक्वालिटी में क्या आती है, रिवर्सल। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। बताओ इसको, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है बेटा, फटाफट कंप्लीट करो अगला क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि अगले वाले क्वेश्चन को करने में मुझे कोई फर्क ज़्यादा एफर्ट लगने वाला है ना। पहले क्या करें, पूरी दुनिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 4 एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो अगर मैं पूरी दुनिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, x इज लेस देन 20x - 8, यही आएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, इस 20x को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो क्या आएगा, x - 20x इज लेस देन -8। ये कितना आएगा बेटा, -19x लेस देन -8 आएगा। अब बताओ, सबसे पहले माइनस हटाते हैं। बताओ इस माइनस को हटाने के लिए क्या करूँ, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ। पर जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये 19x हो गया, 8 हो गया। पर एक चीज़ याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप किया अपन ने। इनइक्वालिटी में क्या है, रिवर्सल। साइन चेंज नहीं बोलते, इनइक्वालिटी का रिवर्सल है एक तरीके से। क्या ये इनइक्वालिटी का रिवर्सल। अब तो अपने को 19 हटाना है, तो 19 हटाने के लिए क्या करें, 19 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो इसका आंसर क्या होगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ x 8/19 हो सकता है, नहीं हो सकता है, पर उससे बड़ा हो सकता है। कहां तक जा सकता हूं, इन्फिनिटी तक। तो आंसर आ गया, यही आया था तेरा आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला वाला करते हैं। अगला वाला डबल साइड इनइक्वालिटी है। हाँ है, मुश्किल है क्या, नहीं है, इजी है। इसको एक साथ में कर लेंगे ना, एक साथ में कर लेंगे। अब आइडली एनसीईआरटी की 6th एक्सरसाइज का जो पहला, आपने क्या करना है, एनसीईआरटी की 6th एक्सरसाइज का
सिर्फ पहला 6th जो चैप्टर है, सॉरी एनसीईआरटी का जो 6th चैप्टर, उसका नाम ही लीनियर इनइक्वालिटी। अगर इस पर प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा तो प्रैक्टिस करने का फ़ायदा नहीं है, जो समझना है वो आप फट से समझ गए होगे। पर अगर आपका मन करे तो एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है उसका पहली एक्सरसाइज जो है 6.1 वो आप होमवर्क में कर सकते हो, पर अपने मॉड्यूल के अंदर है इसके ऊपर क्वेश्चन। बेटा आते हैं आखिरी चौथे क्वेश्चन पे, और ये 4 क्वेश्चन ना सफिशिएंट होते हैं बताने के लिए कि लीनियर इनइक्वालिटी के जो मैंने 3 मंत्र लिखवाए हैं। 3 मंत्र क्या लिखवाया बेटा, पलट के देखो। पहला मंत्र क्या है, सॉल्व इनइक्वालिटी एज वी सॉल्व इक्वेशन। दूसरा मंत्र क्या लिखवाया, नेवर कैंसिल वेरिएबल। अब लीनियर में तो क्या है, कैंसिल होना भी नहीं है, क्योंकि एक ही तो वेरिएबल है एक्स, उसे भी कैंसिल कर दोगे तो क्या ही हो पाएगा, सब खत्म हो जाएगा, दुनिया वही खत्म हो जाएगी, है ना। जो निकालना वही कैंसिल कर दिया, तो वो तो होगा ही नहीं। पर अगर मान लेते हैं कभी अभी आगे बढ़ेंगे हम और क्वाड्रेटिक पे आएंगे, क्यूबिक पे आएंगे, तो वेरिएबल को कैंसिल नहीं करना है, ठीक है ना। अभी जो अपना जो तीसरा रूल है ना, उसके ऊपर थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे जब अपन पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में। ये फर्स्ट फेज चल रहा है जहाँ पे हम लीनियर इनइक्वालिटी कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे क्या करूँ, पूरी दुनिया को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि मुझे किसके लिए सॉल्व करना है, एक्स के लिए। अगर मुझे एक्स के लिए सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा भाई, सिंपल सी बात है, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उससे मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज 7 इंटू 8, 56 इज लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 2x, और इधर क्या आएगा 70। अब मैं क्या करता हूँ, पूरी दुनिया में 5 माइनस कर दूँ, पूरी दुनिया में 5 माइनस करूँगा तो क्या आएगा 51। यहाँ पे 5 माइनस करूँगा तो बेचारा 5 तो हट ही जाएगा, और यहाँ 5 माइनस करूँगा तो क्या आएगा 65। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करूँ, पूरी दुनिया को माइनस से मल्टीप्लाई। अब माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो इनइक्वालिटी वो रिवर्स हो जाएगी, जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट बन जाएगी, और जो लोअर लिमिट है वो बेटा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा -65। इधर इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा। माइनस इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, बेटा एक चीज़ नोटिस की, यहाँ इक्वल टू का साइन है तो यहाँ भी इक्वल टू का साइन है, और यहाँ पे क्या है 2x। अब मैं क्या करूँगा, 2 हटाने के लिए क्या करूँ, पूरी दुनिया को 2 से डिवाइड कर दूँ, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा -65/2, और ये क्या आएगा -51/2। तो वो तो x कहाँ से आता होगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ -65/2 पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट, अरे तूने भी बोला था, और -51/2 यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, अच्छा यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, तुक्का लगाते हैं ना, ओपन क्लोज, क्योंकि फटाफट लिख लें। तो अगले सेट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन जो है मैं तुम्हारी एनसीईआरटी की, इसमें बहुत ज़्यादा थीसिस करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, हमें अगला स्टेप लेना है। अगला स्टेप क्या है, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। उसके लिए ये फाउंडिंग स्टेप है, पहला स्टेप ही नहीं लिया। वो मजाक सुना होगा ना आपने, एक ठेकेदार से पूछा गया कि भैया हमें ना ग्राउंड फ्लोर बनाना है और फर्स्ट फ्लोर बनाना है उसके ऊपर। तो उसने बोला ग्राउंड फ्लोर बनाने के 10 लाख रुपए लगेंगे और फर्स्ट फ्लोर बनाने के 5 लाख रुपए लगेंगे। तो आप सीधे बोल सकते हो क्या कि फर्स्ट फ्लोर ही बना दो, नहीं, ग्राउंड फ्लोर तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर ये कई बार ऐसा होगा मैथ्स के अंदर कि अपन कोई चीज़ पढ़ रहे होंगे तो जो पहला स्टेप होगा वो थोड़ा दुखदाई होगा, पर वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं पढ़ोगे आप तो फिर अगला स्टेप नहीं ले पाओगे। जैसे आपको बताता हूँ, जब तक आप लिख रहे हो अपने पास इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस करके आता है ना, वो बड़ा अमेजिंग सा लगता है। बच्चे जब 9th-10th में होते हैं ना तो उनको लगता है कैलकुलस तो बहुत अजीब चीज़ होगी। तो कैलकुलस 2 पार्ट में डिवाइड है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। अपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हो आपने, बेसिक मैथ्स अभी चालू नहीं हुआ, उसमें डिफरेंशिएशन सिखाते हैं और इंटीग्रेशन सिखाते हैं। आपको बोले कि सर मैं डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ूंगा, सीधा इंटीग्रेशन पढ़ लूँगा, नहीं हो ही नहीं सकता। तुम्हें अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जो चीज़ पहले आती है उसको पहले पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। बेटा करें, देखें सॉल्व फॉर एक्स, अगले उस पर चलते हैं। देखें सॉल्व फॉर एक्स, ये सारे क्वेश्चन जो मैं उठा रहा हूँ ना वो एक्सरसाइज 6.1 के हैं, है ना। हो सकता है किस किताब में थोड़ा आगे पीछे हो। लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर है, सॉल्व फॉर एक्स। तो पहला है x प्लस x/2 प्लस x/3 इज लेस देन 11। सोच के करना, इजी है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हो कितना आसान होगा।
गौरव ये कौन सी एक्सरसाइज करनी है अपने को बताओ जल्दी। 6.1 हाँ 6.1 है ना, एनसीईआरटी की। बाकी अपने मॉड्यूल में कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्या बहुत हल्का चैप्टर है। चलो स्टार्ट करें। पहला वाला क्या है बेटा, पहले पहले एलसीएम ले डालें। बेटा इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो एलसीएम तो 6 आ जाएगा। एलसीएम 6 लेंगे तो क्या आएगा, नीचे 6 आएगा। और बताओ क्या आएगा ऊपर, 6x plus 3x plus 2x इज लेस देन 11। क्या आएगा ये 11x upon 6 is equals to 11। इक्वल टू कहाँ से आएगा, इक्वल टू कहाँ से आ गया, इतने जोश में क्यों है। 11x/6 इज लेस देन। अब बेटा स्मॉलर और ग्रेटर नहीं यूज करते, लेस देन और ग्रेटर देन है ना, लेस देन 11। अब बताओ 11 भी पॉजिटिव और 6 पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आएगा 11 × 6 डिवाइड बाय 11 से 11 तो कट ही जाएगा, x इज लेस देन 6। अब इसका आंसर उस ब्रैकेट फॉर्मेट में 6 से छोटा कहाँ पे जा सकता हूँ, -50। बेटा गौरव यहाँ पे 6 पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, So ये 6 included क्या 6 इंक्लूडेड नहीं है। चलो चले -∞ से 2 देखते हैं। बेटा पहले तो अपन ये ना डिनोमिनेटर तो मुझे अच्छे लगते नहीं है, तो डिनोमिनेटर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दुनिया खत्म कर देते हैं। ये 3 उधर चलाएगा, 3 पॉजिटिव है, 5 इधर चलाएगा। बेटा क्या आपको ये चीज़ समझ में आती है कि ये बन जाएगा 9x - 2 25। कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, काम खत्म। बोले यहाँ से क्या आएगा 9x - 18 लेस देन कितना आएगा बेटा 3। तो इस 25x को उधर ले जाते हैं, क्या आएगा 9x + 25, और इस 18 को उधर ले जाते हैं तो 50 + 18। सॉल्व इनइक्वालिटी एज यू सॉल्व इक्वेशन। जैसे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, ये कितना आएगा, ये 25x है, मतलब व्हाट इज 9 + 25 34x, और ये क्या आएगा 34 तो पॉजिटिव कांस्टेंट है 34, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब अगर नंबर लाइन पर सोचेंगे इसका क्या मतलब है, x 2 या 2 से छोटा है, तो यहाँ 2 है, 2 या 2 से छोटा है, तो छोटा कहाँ तक जा सकता है -∞। फाइनल आंसर क्या होगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ से लेकर 2 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट। चलो अगला वाला देखें। नेक्स्ट बेटा लिख लिया, चलिए तो यहाँ से क्या आएगा, तो सॉल्व करते हैं, 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3x प्लस ये सब एलसीएम ले डाला, तुम समझ जाओगे, कोई इतने
परेशानी वाली बात तो है नहीं। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, कोई बड़ी बात तो है नहीं। मैंने 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर एलसीएम ले डाला ब्रैकेट में, और वो जो 2 है इधर ट्रांसफर कर दिया। कोई इधर 5 को भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऊपर क्या है 9x प्लस सी, और 5 को चलेगा तो 10। बेटा यहाँ तक कोई परेशानी बात तो नहीं है ना। अब बताओ यहाँ से क्या आएगा 9x प्लस 60, ये क्या आएगा 10x माइनस 60। इसको उधर ट्रांसफर कर दो। अब बताओ यहाँ से क्या आएगा माइनस एक्स। बेटा पर सॉल्व तो अपने को एक्स के लिए करना है ना, क्योंकि सॉल्व एक्स के लिए करना है तो अपने को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक चीज याद रखना है, -1 से मल्टीप्लाई कर लो, साइन का रिवर्सल होगा, इनइक्वालिटी का रिवर्सल होगा। एक्स हो जाएगा ये 120 होगा, पर 120 होगा पर लेकिन साइन में रिवर्सल। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 120 या 120 से कम होगी। कहाँ जाती है माइनस इन्फिनिटी से। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से। सही है, आगे बढ़े, अगला देखते हैं बेटा। अब ये तो हो गया अपना लीनियर यार, मोर देन सफिशिएंट है। जैसे मैंने बोला व्हाट इज दी होमवर्क ना, लीनियर इनइक्वालिटी करके चैप्टर है अपना। देखो याद रखना हम लोग अभी बेसिक मैथ्स कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करना है तो अपने हिसाब से कर लेना, कुछ भी नहीं है। जैसे अपन जब लीनियर इक्वेशंस किया होगा अपन 9th-10th में, या क्वालिटी किया तो वर्ड प्रॉब्लम बनाकर वेरिएबल मान के अपन इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ इनइक्वालिटी बना लेंगे, है ना। कभी आने वाले लेक्चर्स में अपन कोई 1-2 वर्ड प्रॉब्लम्स कर भी लेंगे, है ना। पर जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड प्रॉब्लम्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं और बहुत ही ईजी है। बताओ चैप्टर नंबर जो भी होगा, मान लेते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है, इस पर प्रैक्टिस करने का सिंपल सा तरीका है कि जब फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 मान लेते हैं, एक्सरसाइज 6.1, उसके बस वो वाले क्वेश्चन कर लेना। मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर मेरे ख्याल से पहले 20 क्वेश्चन हैं सिर्फ, फर्स्ट 20 क्वेश्चन जिनमें वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं चालू होते, बस उनको प्रैक्टिस कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। स्टार्ट करें नेक्स्ट। अब करते हैं जिस चीज़ के लिए अपन ने इस पूरी चीज़ की शुरुआत की है, एंड दैट इज व्हाट, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। अब क्या है ना, ये जो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज है, जो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज हैं, मतलब अभी तो हमने लीनियर पढ़ा, पर ऐसा कोई जरूरत तो नहीं कि अपने पास लीनियर ही आएगा, एक क्वाड्रेटिक भी आ सकता है, क्यूबिक भी आ सकता है। तो जो अपना अगला जो आधा 1 घंटा है वो अपन इसी चीज़ पे डिवोट करेंगे कि हमें इस पे प्रैक्टिस है, और इसके क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में कहाँ है वो मैं एक्जैक्टली तुम्हें बता दूंगा, और कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से तुम्हें लिखवा दूंगा, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना आप लोग। स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का मतलब इसमें क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, हमें क्या हिल गया क्या, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, इसमें देखने की जरूरत नहीं है, तुम वहाँ देखते रहोगे ना तो मैं वहीं देखता रहूँगा। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर तो अपन ने निपटा दिया। अब हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं तुम्हारे सामने एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, तुम समझ जाओगे, ऐसा कोई मुश्किल टास्क नहीं है। पर होगा क्या, अगर हम इसको एकदम कंसेप्चुअली सॉल्व करें, कंसेप्चुअली, तो बहुत लंबा समय लगता है। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कंसेप्चुअली सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक क्वाड्रेटिक लूंगा और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके दिखा दूंगा एक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है। जब उसको सॉल्व करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा यार ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो इसलिए हम ना, जो हमारे आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग एक मेथड सीख लें, उस मेथड का नाम है बेबीज कर्व, बेबी नहीं है, बेबीज कर्व मेथड। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है ये। शुरू में जब ये मेथड अपन करेंगे 1-2 क्वेश्चंस में, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा एल्गोरिथम ओरिएंटेड, एल्गोरिथम समझ में आता है ना, एल्गोरिथम मतलब कुछ स्टेप्स हैं, हम उनको आंख बंद करके सॉल्व किए जा रहे हैं, पर धीरे धीरे तुम्हें ना 2-3 क्वेश्चन बाद समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे इसलिए किया था अपन ने, है ना। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन एकदम जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं कंसेप्चुअली, मान लो मैं तुम्हें ये शॉर्टकट नहीं सिखाता तो क्या करते, जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ये इक्वालिटी है कि इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी है, इसको कैसे सॉल्व करते हो आप, पहले आप ये करते हो ना, फिर आपको सिखाया गया 10th क्लास में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और फिर आप ये सब कर लेते हो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होने के बाद ये आता है x-2। आप बोलोगे दो लोगों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो x-2 0 होगा, या फिर भाई दो लोगों का प्रोडक्ट 0 कब होता है, तो पहला वाला फैक्टर 0 हो या फिर दूसरा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2, या फिर x की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व हो गया।
क्या किया आपने, अगर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, तो ये हमेशा कहा जाता है कि सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, तो राइट साइड में हमेशा क्या रहेगा, 0। फिर इसको फैक्टराइज करते हैं, फिर फैक्टराइज करके 2 फैक्टर आ गए, फिर बोलते हैं कि यार इन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो पहला वाला फैक्टर 0 होगा या फिर दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा, इसलिए उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर याद हो तो अपन 9-10 में इसको क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस वाले फैक्टर का 0 2 आ गया, इस वाले फैक्टर का 0 3 आ गया, तो हमने बोला x की वैल्यू या तो 2 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, और हम खुश हो गए कि भाई हो गया। अब यही कुछ अपन करने वाले इनइक्वालिटी में, वो कैसे करेंगे वो समझना, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। अब वो प्रोसेस जो होगा लेंदी होगा, उसके लिए अपन फिर थोड़ी देर बाद एक जुगाड़ सीख लेंगे, एक एल्गोरिथम सीख लेंगे, और जब वो एल्गोरिथम तुम 2-3 क्वेश्चन में लगा लोगे, शुरुआत में ना इफ एंड बट में पूछना कि सर ऐसा क्या हो गया, तो जब एक बार लगा लोगे ना तो आपको रियलाइज होने लग जाएगा कि क्या हो रहा है, इसके पीछे का क्या गणित होगा, कि भाई ये चीज़ क्यों हो रही है। तो मैं आपको एकदम इससे मिलता जुलता है कि इनइक्वालिटी आपके सामने सॉल्व करके बताता हूँ, एकदम इससे मिलता जुलता, जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया। मैं तुम्हें लिखता हूँ x² - 6x इज - 5x इज लेस देन इक्वल टू -6। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्वेश्चन है तुम्हें क्या करना है, सॉल्व फॉर x करना है, क्या करना है, सॉल्व फॉर x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि पहले तो हम सारी टर्म्स को एक तरह ट्रांसफर करेंगे, जैसे हम इक्वेशन में करते थे। फिर उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड इसको फैक्टराइज करेंगे, तो मैं बता चुका हूँ फैक्टराइजेशन इसका क्या है, x - 2 इंटू। अब मैं कंसेप्चुअली सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या करना है बताओ, दो लोगों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए कि इक्वल टू 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है। बेटा कोई चीज़ लेस देन 0 का क्या मतलब है, नेगेटिव है वो। कोई चीज़ लेस देन 0 इसका मतलब क्या है, मतलब ये क्वांटिटी जो लेफ्ट में लिखी है या तो ये नेगेटिव होगी या फिर ये 0 होगी, या तो ये नेगेटिव होगी या तो ये 0 होगी। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, इक्वल टू 0 मतलब 0। बताओ दो लोग का प्रोडक्ट नेगेटिव कब हो सकता है, 2 सिनेरियो हो सकते हैं, दो लोगों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब हो सकता है, या तो x - 2 नेगेटिव हो एंड x - 3 पॉजिटिव हो। सोच के बताओ, या तो ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, थोड़ी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, या फिर एक दूसरा ब्रांच भी है और या तो x - 2 पॉजिटिव हो, बट पॉजिटिव को मैं क्या कैसे लिख रहा हूं, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे x - 2 क्या लिखा मैंने, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो। अच्छा इक्वल टू 0 क्यों लगा दिया, अरे भैया अगर ये चीज इक्वल टू 0 हो गई तो फिर एनीथिंग इनटू 0 तो 0 हो ही जाएगा। अच्छा अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाता। अच्छा अगर x - 2 पॉजिटिव है तो साथ में x - 3 को क्या होना पड़ेगा फिर, नेगेटिव। बताओ ये तो जो दो ब्रांचेस है उनके बीच में क्या है, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब क्या होता है यूनियन, और एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। एंड कहाँ है, ये एंड है, एंड कहाँ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। बेटा ये तो लीनियर हो गई, यहाँ से क्या आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड यहाँ से क्या आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एंड का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन है ना। तो अपन ने बोला x की वैल्यू 2 से छोटी हो, अच्छा 2 यहाँ है, यहाँ 3 है, x की वैल्यू 2 से छोटी हो, ठीक है, और x की वैल्यू 3 से बड़ी हो। ऐसा कोई है क्या x जो 2 से छोटा भी हो 3 से बड़ा भी हो, नहीं। एक साथ ऐसा कोई x हो ही नहीं सकता। कोई भी रियल नंबर बताओ सोच के जो 2 से छोटा हो 3 से बड़ा हो, तो इस ब्रांच का आंसर होगा 5, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन क्या है 5। अरे याद है ना, दोनों ब्रांचेस का, ये पहली ब्रांच है ये दूसरी ब्रांच है, इन दोनों ब्रांचेस का इंटरसेक्शन क्या है 5। कुछ है ही नहीं कॉमन, तो मैं कैसे निकाल लूंगा कॉमन। तो इस पे आते हैं, मतलब इसका आंसर तो 5 आ गया। इससे सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड यहाँ से क्या आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 3। नंबर लाइन पे आते हैं, ये कहता है x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, और ये क्या कहता है x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। बताओ एंड है ना बीच में, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। बताओ कौन सा पोर्शन है तो दोनों में से लेकर 3 तक, तो इसका आंसर क्या होगा x इज एन एलिमेंट ऑफ 2 से लेकर 3। क्या 2 हो सकता है, हाँ 2 इंक्लूडेड है तो 2 हो सकता है, क्या 3 हो सकता है। इसकी प्रैक्टिस अपन ने पिछली क्लास में की थी। अब बताओ ये सेकंड ब्रांच का आंसर है, ये फर्स्ट ब्रांच का आंसर है, और इनके बीच में क्या है यूनियन। क्या आपको याद है मैंने जब एक क्लास ले रहा था तो मैंने बोला व्हाट इज A यूनियन 5,
ए सेट का नहीं, ए यूनियन फाई तो ए ही होता है, जबकि ए इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, फाई। ए यूनियन फाई किसी सेट का कुछ नहीं के साथ यूनियन, तो ए ही होगा ना। उसी तरह से इसका इसके साथ यूनियन क्या होगा, यही होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर वुड कम आउट टू बी एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ, कहां से कहां था बेटा, 2 से लेकर 3। बेटा लिख लो, ये कंसेप्चुअल तरीका है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आना तो चाहिए। ये तरीका ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए, आना तो चाहिए। रख दिया। लिख लो एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब जो अपन अब मेथड करने वाला, अब बताओ तुम्हें एक चीज समझ में आई ना कि इसको कैसे सॉल्व किया। अब बताओ ये आसान क्यों था, एक बोला आवाज आ रही ना, हाँ ये आसान क्यों था, यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर थे, 2 फैक्टर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो बड़े आराम सोच गए ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, या तो ये नेगेटिव होना चाहिए। बताओ 3 फैक्टर होते तो क्या होता, सारे कॉम्बो बन जाते, ये फिर 2 ब्रांचेस नहीं बनती। 3 फैक्टर होते तो पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, ऐसे बनाते बनाते बहुत टाइम बन जाता। ऐसे भी हो सकता है तीनों नेगेटिव। तो बेटा क्या होता है, ये जो तरीका है कंसेप्चुअल तरीका, ये क्वाड्रेटिक तक लगाएं तो बहुत अच्छी बात, पर लेकिन इसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो जो अगला हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटी का, शॉर्टकट है एक तरीके से, शॉर्टकट तो है पर अभी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ना तुम्हें उसके अंदर का कंसेप्ट खुद ही समझ में आने लग जाएगा। मैं अभी पूछूंगा ना 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद कि भैया तुम्हें समझ में आया, तुम खुद ही बोल दोगे हाँ सर समझ में आ गया कि क्या लॉजिक होगा। तो जो पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटी है, देखो पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का एक एल्गोरिथम है, यही सेम क्वेश्चन करेंगे उस एल्गोरिथम से। उस एल्गोरिथम का नाम क्या है बेटा, बेबीज कर्व ही नहीं है, कर्व मेथड लिख लें। तो उस प्रोसेस का नाम है वेवीज कर्व मेथड। तो जो वेवीज कर्व मेथड है, उसमें क्या करते हैं, तो बेटा देखो मेरे साथ बोलना, वेवीज कर्व मेथड के 5 स्टेप्स, बोलो कितने स्टेप्स, उसमें 5वां मेन स्टेप है। असली स्टेप कौन सा है,
जो पहले 4 स्टेप्स है ना वो सिर्फ जीत की तैयारी है। वो 5वां स्टेप सही आंसर दे, उसके लिए हमें एक तरह से इनइक्वालिटी को तैयार करना है। तो बताओ बेबीज कप कितने स्टेप्स का प्रोसेस है? अब 5 बोल रहा हूँ, धीरे धीरे जब तुम्हें अच्छा आ जाएगा तो ये पूरी एक फ्लो है। ये कोई ऐसा नहीं कि 5 स्टेप से सोचोगे आप, है ना। पर टोटल मिलाकर अभी के लिए याद रखना, बेबीज कप कितने स्टेप का प्रोसेस है, उसमें से मेन स्टेप कौन सा है? 5th, जिसको आपको थोड़ा समझना है। पर लेकिन उसके पहले के जो 4 स्टेप्स हैं वो क्या है? सिर्फ जीत की तैयारी है वो कोई और टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, तो मैं यहाँ पे वही इनइक्वालिटी लिख रहा हूँ जो मैंने अभी आपके सामने लिखी। ये लिखी थी ना बेटा, ये लिखी थी। चलो, तो स्टेप नंबर 1। अब आप क्या करो, आप अपने नोट्स में सिर्फ स्टेप्स लिखना पहले, और मैं यहाँ पे राइट साइड में एग्जाम्पल में शोकेस करते जाऊँगा, तो आप कंपेयर करते जाना, है ना। स्टेप 1, ट्रांसफर ऑल टर्म्स टू LHS। सारी टर्म्स को कहाँ ट्रांसफर कर दें? लेफ्ट हैंड साइड में। पर लेकिन एंड सिंप्लीफाई, पर एक चीज का ध्यान रखना, डू नॉट कैंसल वेरिएबल, कभी किसी वेरिएबल को कैंसिल मत करो, क्योंकि आपको याद है कैंसिल वेरिएबल को कैंसिल करने से आंसर हमारा इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो आप किसी वेरिएबल को कैंसिल मत करना, एंड सिंप्लीफाई। हाँ, ये डू नॉट कैंसिल वेरिएबल। दूसरा, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल, ये भी मत करना। सर ये पहला स्टेप तो चलो समझ में आ गया हमको, ये दूसरा स्टेप क्या है? डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल। देखो ध्यान से, अभी इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं है, लिख रहे हो पहले लिख लो आप। देखो इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं है, पर आने वाले क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है। जैसे मान लो क्वेश्चन ये होता, देखो बेटा, तो ये देख, पर गलती से भी से क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, अंदर से कितना भी तुम्हारा मन करे क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, और ये मत लिख देना, ये रॉन्ग है, रॉन्ग, पाप है ये। बताओ क्यों पाप है, क्या लॉजिक होगा इसके पीछे, क्यों नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई? यानी गेसेस, ये क्या गलत हुआ है? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बोला। पर हमने सीखा है अगर कोई चीज़ कांस्टेंट होती है पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई करने से साइन में रिवर्सल, इनइक्वालिटी में रिवर्सल नहीं होता। पर अगर कोई चीज़ नेगेटिव होती है, नेगेटिव कांस्टेंट होती है, तो नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी में क्या आती है? रिवर्सल। अभी ये x माइनस 3 तो वेरिएबल है ना, अभी तो पता ही नहीं x क्या है, तो हमें मालूम नहीं कि x माइनस 3 पॉजिटिव है कि, और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनकी इनइक्वालिटी को क्या रखा है? सेम। इसका मतलब आपने अपने मन में एक अजम्पशन ले रखा है कि x माइनस 3 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, जो कि हम बता नहीं सकते अभी। ये तो गलत है ना, जिस चीज को भी हमने सॉल्व करके निकाला ही नहीं, उसके बारे में कैसे बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इसलिए कभी भी वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? व्हाई कांट वी क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल? बिकॉज आई डोंट नो इफ दैट वेरिएबल इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पर हाँ, ये जो मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं, इसको मैं कभी कभार खुद ही डिफाई कर दूंगा। जैसे मान लो ये आ गया, इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बताओ पर्व के अलावा कोई और बताए, ये क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया? पहले वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने। क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर वैसे भी क्या होता है? पॉजिटिव। उसमें +1 भी कर दिया तो और भी पॉजिटिव हो गया, मतलब 1 या 1 से बड़ा है, तो मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं कि ये क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो अभी मैं जरूर लिखता हूं डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल, पर धीरे धीरे, मैंने बोला ना अभी क्या है, अपन क्या है 11th की सेकंड क्लास है, एक तो बेसिक मैथ्स की क्लास है। अब सारी, जैसे बोलते हैं ना, सारी की सारा जो सच है, सच जो है लेयर्स में आता है। अब सारा सच हमें मैं सोचूंगा एक ही क्लास में पढ़ा दूँ, वो तो नहीं मिलने वाला। पर धीरे धीरे आपको खुद ही लेयरिंग समझ में आने लग जाएगी कि कोई कह रहा है डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल, इसका मतलब ये नहीं कि ये ब्रह्म वाक्य है कि भैया अब बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पर अभी शुरुआत के लिए आपको एक तरह से बोल दिया था कि बेटा कभी वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, थोड़ा दिमाग लगाना। जैसे इस केस में मल्टीप्लाई कर दिया, जनरली मत करना। चलिए, तो बताओ, ये मैंने जो पहला स्टेप लिखा है उसको मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या होगा? कुछ नहीं, x² - 5x, इस -x को इधर ले आऊंगा तो इधर आगे क्या हो जाएगा? +6 और <0। बेटा क्लियर है क्या? इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। x² की एक ही टर्म है, x की एक ही टर्म है, कॉन्स्टेंट एक ही है, तो इससे ज़्यादा कोई सिंप्लीफाई तो मैं कर भी नहीं सकता हूँ। मैंने ना तो कई वेरिएबल कैंसिल किया है और ना ही
क्रॉस मल्टीप्लाई। स्टेप 1 समझ में आ गया। स्टेप 2, स्टेप 2 है मेक लीडिंग कोफिशिएंट। अब कुछ किताबों में ये जो स्टेप 2 है ना वो नहीं लिखा होता है, उस कारण से क्या होता है कई बार हम 5वां स्टेप, याद है ना मैंने बोला था कि ये जो पूरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का जो ये पूरा प्रोसेस है 5 स्टेप का प्रोसेस है, और ये पहले 4 स्टेप जो है वो जीत की तैयारी है। तो हमको कई किताबों में स्टेप 2 नहीं होता, उसकी जगह 5th स्टेप में थोड़ा सा ऐसे ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं, पर अपन तो एकदम इसी को फॉलो करेंगे। मैं एक लीडिंग कोफिशिएंट, मेक लीडिंग कोफिशिएंट, बेटा क्या मतलब होता है लीडिंग कोफिशिएंट का, कोई बताएगा? मेक लीडिंग कोएफिशिएंट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव, इसका क्या मतलब होता है? लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब समझ में आता है? देखो अभी तो क्या है, डिनोमिनेटर की टेंशन ही नहीं है। बताए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 1, अभी तो टेंशन ही नहीं है डिनोमिनेटर की, पर मान लेते डिनोमिनेटर होता भी तो बताओ सेकंड स्टेप क्या कहता है? मेक लीडिंग कोफिशिएंट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? एनी गेसेस? मतलब पॉलिनोमियल भी आपका इतना स्ट्रॉन्ग। लीडिंग कोफिशिएंट, एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन है यहाँ पर? 2, उसका कोफिशिएंट, एक्स की जो भी वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट, उसको क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसको? जैसे आपको याद होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बताओ लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? ए। बेटा ax प्लस बी, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? ए। बेटा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? x की सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट, उसको क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। उसे क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। अभी तो ये है इस क्वेश्चन में, तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? लीडिंग कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है अभी? 1। ऑलरेडी लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ तो ये प्रोसेस स्टेप करने की जरूरत है नहीं। पर मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बताता हूँ, मान लो इसको सॉल्व करने पे ऐसा आया होता, मान लेते हैं, मुझे नहीं मालूम, पर एक कोई दूसरे क्वेश्चन में एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाना है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लेफ्ट साइड ऐसा बन जाएगा? बोलो हाँ। पर 0 इंटू माइनस तो 0 ही होता है, पर साइन में रिवर्सल क्यों आया? बताओ रिवर्सल क्यों आया? क्योंकि हाँ, क्योंकि हमने बोला था कि अगर किसी नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में क्या आता है? रिवर्सल। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? चलो आगे। ठीक है जी, तो इस वाले क्वेश्चन में तो अनफॉर्चुनेटली स्टेप 2 करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो इस वाले क्वेश्चन में तो स्टेप 2 भी यहीं तक ही पहुंचेंगे हम लोग, मतलब कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं पाएंगे, है ना? यहीं तक ही पहुंचेंगे, ठीक है? स्टेप 3, स्टेप 3 क्या बोलता है? स्टेप 3 कहता है फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज मच एज पॉसिबल। जब मैं कहता हूं एज मच एज पॉसिबल तो याद रखना तुम्हारी औकात से नहीं कि सर हमसे तो हो ही नहीं रहा फैक्टराइज, क्वेश्चन की औकात से। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक है, तुमसे फैक्टराइज नहीं हो रहा, पर उसका अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो वो तो फैक्टराइज होगा ना, वो तुमसे नहीं हो रहा, वो अलग बात है। तो जितना भी हो सके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करें? फैक्टराइज। क्या तुम्हें मालूम है अभी थोड़ी देर पहले जब हमने इसी क्वेश्चन को कंसेप्चुअली किया था तब भी हमने फैक्टराइज ही किया था। बताओ स्टेप नंबर 3 करते हैं, बताओ स्टेप नंबर 3 करने से क्या आएगा? अच्छा मैं और ऐड कर देता हूँ, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज मच एज पॉसिबल एंड आइडेंटिफाई all factors सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें एंड आइडेंटिफाई ऑल फैक्टर्स। इसका क्या मतलब है? तो फैक्टराइज किया, अब मैं इस प्रोसेस को दोबारा नहीं कर रहा हूँ, अपन ये कर चुके हैं। ये फैक्टराइज होकर ऐसा आएगा ना, तो मैंने फैक्टराइज कर लिया। अब मैं ये बोलना कि आइडेंटिफाई ऑल फैक्टर्स मतलब ऐसे ब्रैकेट लगा लो, बताओ क्वालिटी के तो कितने फैक्टर आएंगे? मैक्सिमम 2 ही आएंगे फैक्टर्स। दोनों फैक्टर्स को मैंने ऐसे हाईलाइट कर लिया ब्रैकेट डाल के। जैसे मान लो अगर ऐसा होता तो मैं इसको ऐसा x कॉमन निकाल लेता और x पे भी ब्रैकेट लगाया था, तो 2 फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर क्या है? x, और दूसरा फैक्टर क्या है? x-1। ऐसे ब्रैकेट लगाने का मतलब है आइडेंटिफाई कर लेना। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर लोगे? अब आता है स्टेप नंबर 4। याद रखना ये 4 स्टेप जो है जीत की तैयारी है। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप है, 5वें सबसे पहले। स्टेप नंबर 4 कहता है फाइंड जीरोस ऑफ ऑल फैक्टर्स
and denote them on number line, and denote them on number line, and denote them on number line. तो अब क्या करो, सारे फैक्टर्स निकालो and denote them on number line. Find the zeros of all factors and denote them on number line. उनको नंबर लाइन पर डिनोट कर लें. तो व्हाट इज स्टेप नंबर 4? बताओ, व्हाट आर द जीरोस? इसका पहले वाले का जीरो कितना है? 2. दूसरे वाले का? इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया. बस मुझे बताओ, अगले स्टेप पे जाने से पहले ये जो 2 जीरोस हैं, इन्होंने नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3. पहला राइट मोस्ट पार्ट कहाँ से कहाँ तक है? 3 से लेकर इन्फिनिटी तक. बीच वाला और लेफ्ट वाला बेटा सारे लिख लो. ये 4 स्टेप्स हैं. अब 5वां स्टेप में अगले स्लाइड पे लिखूंगा, पर एक चीज याद रखना, ये अब हमें इसे नहीं देखना, अब हमें सिर्फ इसको देखना है, क्योंकि एक तरीके से हमने इस इनइक्वालिटी को तैयार किया है. क्यों तैयार किया है? जिससे 5वां स्टेप अच्छी तरीके लग सके. तो अब ओरिजिनल इनइक्वालिटी को देखने की जरूरत नहीं है. अब स्टेप 5 के लिए हमने कौन सी इनइक्वालिटी देखनी है? जो हमने स्टेप 4 या उसके जस्ट पहले की हो. ठीक है ना? तो अगले स्लाइड पे ले आ रहा हूँ मैं, ये इनइक्वालिटी लिखूंगा और ये जो मैंने नंबर, पहले क्या बताओ मेरे साथ एक बार अगले स्लाइड पे जाने से पहले, जब और लिख भी रहे हो तुम लोग, पहला स्टेप क्या है? ट्रांसफर ऑल टर्म्स टू LHS, है ना? एंड सिंप्लीफाई. कौन से 2 पाप नहीं करने? वेरिएबल कैंसिल नहीं करने और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल नहीं करना. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल कभी कभार कर लेंगे, अगर आपको अब समझ में आ चुका होगा. अगर हमें श्योरिटी है कि वो या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो. नेगेटिव होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी में रिवर्सल ले आएंगे. व्हाट इज द सेकंड स्टेप? मेक द लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. अगर कहीं कोई लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके एडजस्टमेंट कर लेंगे. अभी क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा. थर्ड स्टेप क्या है? फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज मच एज, जितना हो सके उतना फैक्टराइज करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. वापस मैंने क्या बोला था? अपनी औकात से नहीं, क्वेश्चन में हमसे तो हो ही नहीं रहा, ऐसे नहीं, जितना हो सकता है फैक्टराइज. एक क्वाड्रेटिक मैक्सिमम कितना फैक्टराइज हो सकता है? 2 बार. 2 फैक्टर्स आ सकते हैं. क्यूबिक में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 3. अब किसी कारणवश नहीं हो पा रहा फैक्टराइज, क्योंकि हम उसके फैक्टर नहीं ढूंढ पा रहे हैं या उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, तो फिर क्या करना है वो अपन क्वेश्चन के अंदर देखेंगे. व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? फाइंड जीरोस ऑफ ऑल फैक्टर्स एंड डिनोट देम ऑन नंबर लाइन. उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दे. नंबर लाइन में प्लॉट करने के बाद क्या होगा? दिया जाएगा. अब मैं अगली साइड पे जा रहा हूँ, ये लिखूंगा और ये लिखूंगा. बताओ, हमने अपनी इनइक्वालिटी को तैयार कर लिया था. अब ओरिजिनल क्या इनइक्वालिटी उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है. ओरिजिनल इनइक्वालिटी क्या है उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है. और फिर मैंने नंबर लाइन पे इसके जीरोस को प्लॉट कर दिया. एक जीरो क्या है? 2 और एक जीरो क्या है? 3. ठीक है. अब आता है स्टेप नंबर 5, जो कि सबसे बड़ा स्टेप है. इसको देखते रहना. वापस बोल रहा हूं, पहला स्टेप क्या था? पहले ओरिजिनल इनइक्वालिटी के, तो उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है. अब आपको देखना है एकदम जीत की तैयारी से पहले जो आपने तैयारी करके रखा हो उसको देखना है. तो स्टेप नंबर 5, इन द राइट मोस्ट जोन. अब आप बोलोगे राइट मोस्ट से क्यों चालू करते हैं? उसका भी जवाब मिलेगा आपको. प्लेस पॉजिटिव साइन इन द राइट मोस्ट जोन. प्लेस पॉजिटिव. बेटा राइट मोस्ट जोन से हमेशा राइट से शुरुआत करेंगे. बताओ स्टेप नंबर 5 की शुरुआत हमेशा कौन से जोन से करेंगे? हमेशा राइट. बताओ यहाँ का राइट मोस्ट जोन कहाँ से कहाँ तक है? 3 से इन्फिनिटी. यहाँ पे पॉजिटिव साइन रखेंगे. पॉजिटिव को ऊपर लिखा करो. सर ये पॉजिटिव क्या डिनोट करता है? ये पॉजिटिव डिनोट करता है LHS का साइन. मैं नहीं समझ पाया, तो मैं गौरव आपसे पूछता हूँ, 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर होता. 5. व्हाट इज 5 माइनस 2? 3. पॉजिटिव है ना? व्हाट इज 5 माइनस 3? पॉजिटिव है ना? व्हाट इज पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव? पॉजिटिव. ये जो पॉजिटिव मैंने लिखा है ना, ये LHS का साइन बताता है. ये हमारा आंसर नहीं है. ये किसका साइन बताता है? सिर्फ मेरे LHS का, क्योंकि RHS में तो 0 होगा. तो बताओ LHS में पॉजिटिव क्यों आएगा? कोई बता सकता है? राइट हैंड साइड, राइट मोस्ट जोन में हमेशा पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि ये वाला जोन होगा ना, वो दोनों फैक्टर्स के, दोनों जीरोस के राइट में होगा. और राइट में होने के कारण यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स क्या होंगे? पॉजिटिव. व्हाट इज पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव? 3 होते तो भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव. तो याद रखना, राइट मोस्ट जोन में हमेशा क्या आना है? पॉजिटिव. राइट मोस्ट जोन में हमेशा क्या आना है? पॉजिटिव. और सर सिर्फ इस जोन में क्या हो रहा है ये थोड़ा देखना है.
हमें तो बीच वाले जोन में और अगले वाले जोन में क्या हो रहा है वो भी देखना है। इन द राइट मोस्ट जोन प्लेस पॉजिटिव साइन। नाउ 1 by 1 जंप टू लेफ्ट जोन। एक एक करके लेफ्ट जोन में जंप करना है। सुन तो लो पहले, फिर लिख लेना। एक एक करके ऐसे जंप करना है। सुनना, इस जोन में कौन सा क्या है साइन, अब इस जोन में क्या है ये पता लगाना है हमको। तो नाउ 1 by 1 जंप टू लेफ्ट जोन। अब यहां पे थोड़ी सी अंग्रेजी आएगी, ध्यान सुनना। ऑब्जर्विंग, अच्छा, पावर ऑफ फैक्टर हुज जीरो is being jumped। अब ये कौन बताएगा क्या लिख दिया मैंने, is being jumped। चलो ठीक है सर, एक करके बताओ, मैं समझ जाऊंगा। बताओ, मैंने यहां से यहां जंप किया, तो बताओ किसको जंप किया मैंने, किस जीरो को जंप किया है, किस जीरो को जंप किया है, 3 को। 3 किस फैक्टर से है, ध्यान देखना। देन 1 by 1 जंप टू लेफ्ट जोन, लेफ्ट जोन में जंप करो। ऑब्जर्विंग क्या, पावर ऑफ फैक्टर, फैक्टर तो 2 है, और फैक्टर हुज जीरो इज बीइंग जंप। बताओ अभी कौन किस जीरो को जंप कर रहा हूं मैं, 3 किस फैक्टर से है, उसकी पावर क्या है, उसकी पावर क्या है 1, उसकी पावर क्या है 1। इफ ऑड पावर, अगर वो पावर क्या निकले ऑड, तो अपोजिट साइन। क्या लिख रहा हूं, अपोजिट साइन। और अगर वो पावर इवन निकली तो सेम साइन। अब मैं समझाता हूं, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बताओ क्या हुआ, मैंने जैसे ही यहां जंप किया, मैंने राइट मोस्ट जोन में तो प्लस लगा दिया। जैसे ही मैंने इस जोन में जंप किया, किसको जंप किया, 3 किस फैक्टर से आया, x - 3 की पावर क्या है 1। ऑड होता है कि इवन, ऑड पे इधर पॉजिटिव है, इधर क्या होगा नेगेटिव। अब बताओ नेगेटिव क्यों लिखा है, ये किसका साइन है, पहले बताओ नेगेटिव किसका साइन है, ये लेफ्ट साइड का। बेटा 2 और 3 के बीच में गौरव कोई भी एक नंबर बताओ। 2.5, 2.5 यहां डालो, x का 2.5, व्हाट इज 2.5 माइनस 2, 0.5 पॉजिटिव होता है। व्हाट इज 2.5 माइनस 3 माइनस 0.5, व्हाट इज पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, नेगेटिव। बताओ यहां नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जैसे आपने एक जीरो को जंप किया, एक फैक्टर अपना साइन चेंज कर चुका होगा। बताओ कौन से फैक्टर ने साइन चेंज किया है, x - 3 में। x - 3 इधर क्या था, पर इधर क्या है, व्हाट इज पॉजिटिव इनटू नेगेटिव। बताओ इधर क्या होगा, इस जोन से इस जोन में जंप करेंगे। बताओ इस जोन से इस जोन में जंप करेंगे तो किसको जंप कर रहे हैं, 2 को। 2 किस फैक्टर से आया, x - 2 से। x - 2 की पावर क्या है, ऑड पावर। इधर नेगेटिव है, इधर क्या आएगा, बताओ इधर पॉजिटिव क्यों हो गया, सोच बताओ लॉजिक क्या है। पॉजिटिव, हाँ, क्योंकि 2 से छोटी क्वांटिटी लेने पे ये फैक्टर भी नेगेटिव आएगा और ये फैक्टर भी नेगेटिव आएगा। व्हाट इज नेगेटिव इनटू नेगेटिव, जैसे देखते हैं 2 से छोटा नंबर लेते हैं 0, 0 डालो, 0 - 2 -2, 0 - 3, व्हाट इज -2 इनटू -3 6, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है बताओ। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज मैं तुम्हें वापस बता दूं, हमें प्रैक्टिस सिर्फ ये 5वें स्टेप की करनी है। बच्चों को ना, बच्चों को ये स्टूडेंट्स को जनरली ये वाला स्टेप तो आ ही जाता है, पहले 4 स्टेप तो सिंपल ही है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। बेटा हल्का हल्का समझ में आया क्यों पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। अभी धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑड पावर पे अपोजिट साइन क्यों आ रहा है और इवन पावर पे सेम साइन क्यों आ रहा है, ये भी समझ में आने लग जाएगा जब अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे। अभी रुक जाओ, अभी पहले सर आंसर तो बताओ क्या है इस इनइक्वालिटी का। बेटा हमारी चाहत क्या है कि हम चाहते हैं LHS क्या होना चाहिए, लेस देन 0। बेटा लेस देन 0 कहां से कहां तक है, नेगेटिव, नेगेटिव कहां से कहां तक है, तो हमारी चाहत यह है हमारा एक्सप्रेशन नेगेटिव होना चाहिए। बताओ नेगेटिव कहां से कहां तक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा x इज एन एलिमेंट ऑफ कहां से कहां तक, 2 से 3। अब सुनना, क्योंकि 2 से 3 के बीच में कोई भी x ले लूं, LHS क्या आ रहा है नेगेटिव। अब बताओ 2 पे ओपन ब्रैकेट आएगा कि क्लोज ब्रैकेट आएगा, 2 पे 2 डाल के देख लेते हैं। 2 डालने से 0 जाएगा, व्हाट इज 0 इनटू एनीथिंग 0, और इक्वल टू 0 अलाउड है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट। तो 3 पे ओपन ब्रैकेट आएगा कि क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्लोज, अगेन क्लोज आएगा, क्योंकि 3 डालने पे ये वाला फैक्टर 0 आएगा और 0 इनटू एनीथिंग इज 0। बेटा लिख लो, मैंने क्या बोला, ये अगर आपको ये 5 स्टेप समझ में आ गए, अभी 3 क्वेश्चंस करेंगे अपन।
बस शिद्दत से 3 क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको सारे के सारे अपने आप ही चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा टेढ़ा सा लेता हूँ, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन लेता हूँ। बाकी तो आप देखोगे कि आपको इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चनों से डील नहीं करना होगा। और अभी क्या होगा, अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, जो वेवीज का मेथड अपन ने सीखा है ना, इनइक्वालिटीज से 2-3 आउटकम्स निकाल लेंगे। क्योंकि ज़्यादातर हमको किससे डील करना है, कॉर्टिक से। ज़्यादातर अपने को किससे डील करना होता है, कॉर्टिक से। तो कॉर्टिक के कुछ सिनेरियोज अपन निकाल लेंगे। अच्छा, वेवीज का मेथड से फायदा क्या होगा, अभी आपको पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाना भी आ जाएगा। बेटा लिख लिया क्या? चलो बेटा, आगे बढ़ने से पहले याद करो, पहला स्टेप क्या था, ट्रांसफर ऑल टर्म्स टू LHS, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, डू नॉट कैंसिल वेरिएबल। बेटा व्हाट वाज द सेकंड स्टेप, मेक लीडिंग कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव, है ना। थर्ड स्टेप क्या था, फैक्टराइज एज मच एज पॉसिबल, आइडेंटिफाई ऑल फैक्टर्स। जितने फैक्टर्स होंगे उनके जीरोस को फिर क्या करना है अपने को, नंबर लाइन पे डिनोट करना है। अभी क्या रखना है, 4 स्टेप्स हैं। फिर आइडली देखा जाए तो क्या है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा ऐसा स्ट्रीमलाइन हो जाए, इसलिए अपन ने 4 स्टेप्स बना दिए। और अपने को समझ में आ गया असली स्टेप कौन सा है। 5th स्टेप करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, वो हमें अब किसी काम का नहीं है। जो हमने तैयारी की है, जो हमारा आखिरी स्टेप होगा, जैसे इस वाले में ये वाला स्टेप था, उसको ध्यान देना है। राइट मूव जोन में हमेशा क्या लगाना है, प्लस। फिर एक एक करके जंप करना है, ऑड पावर पे अपोजिट साइन, इवन पावर पे सेम साइन, और फिर आंसर देख के हमें ये आखिरी में लिखना आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, मतलब सेकंड क्वेश्चन तुम बताओ बेटा, पर पहले एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले लूँ कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले ले लूँ, अच्छा क्वेश्चन ले लूँ। तो एक अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसको देख के डरना नहीं है ना, क्योंकि उसके बाद अपन एक ईजी क्वेश्चन भी ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन है x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये सेकेंड क्वेश्चन के रूप में थोड़ा सा ट्रिकी है, पर अगर ये आग का दरिया पार कर लेना आपने, तो फिर ये मान लेना कि आगे के क्वेश्चंस में कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। करें स्टार्ट। तो पहला स्टेप क्या है, ट्रांसफर ऑल टर्म्स। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, मन तो कर रहा है अंदर से, डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बट डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें मालूम नहीं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमने सब चीज़ों को एक तरफ लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दिया। क्या है x-1, और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 -1। एलसीएम ले डालेंगे, एलसीएम लेने पे ये आएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए आपको। एलसीएम लोगे, माइनस साइन होगा, आएगा -x² प्लस 4x माइनस। क्या गौरव, इसमें कोई परेशानी आई क्या? अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस तरीके से, है ना। अभी और सिंप्लीफाई हो जाएगा, पर क्या आएगा -x², क्योंकि इकलौती एक ही टर्म है। व्हाट इज x प्लस 4x प्लस 5x -1 -4, और नीचे क्या आएगा
ये हमारा भी पहला स्टेप खत्म हुआ। बताओ व्हाट वाज सेकंड स्टेप? नहीं 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 नहीं, मेक द लीडिंग कोएफिशिएंट। बताओ यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? नहीं, लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 है ना, पर न्यूमरेटर का क्या है? तो डिनोमिनेटर का तो पॉजिटिव है, पर न्यूमरेटर का क्या है? तो अपन ऊपर से माइनस साइन कॉमन निकाले, क्या है ऊपर एक्स स्क्वायर 5x बेटा आया समझ में? नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बताओ इस माइनस को हटाने के लिए क्या करें? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x। बेटा गौरव इनइक्वालिटी में रिवर्सल क्यों आया? क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो इस कारण से इनइक्वालिटी में रिवर्सल आएगा। तो हमारा सेकंड स्टेप भी खत्म हो गया। तीसरा स्टेप क्या था बेटा? फैक्टराइज। बताओ ऊपर भी क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 फैक्टर्स आ सकते हैं, नीचे भी क्वाड्रेटिक है मैक्सिमम 2 फैक्टर्स आ सकते हैं। बताओ ऊपर के 2 फैक्टर्स क्या आएंगे? मैं सीधे लिख दूँ, x माइनस 4 और x माइनस 1 कर लेना, स्प्लिटिंग द मिडल, यही आएगा। तो नीचे के 2 फैक्टर्स क्या आएंगे? x माइनस 1 और x माइनस 3। ये क्या है? ग्रेटर देन। याद है ना, मन तो जरूर कर रहा है x माइनस 1 को x माइनस 1 से काट दूं, पर काट मत देना क्योंकि फिर आप वो पाप कर दोगे। नेवर कैंसिल वेरिएबल्स, रहने दो उनको, जस्ट लीव इट देयर इटसेल्फ। चलो अब बताओ, ये भी हो गया। अब बताओ अगला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई ऑल द फैक्टर्स और इनके जीरोस। बताओ कितने जीरोस हैं? एक 0 4 है, एक 3 है और एक 1 है। वो अलग बात है, 4 फैक्टर्स हैं, और उन 4 फैक्टर्स में से क्या है? उन 4 फैक्टर्स में अनफॉर्चुनेटली 2 कॉमन है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ राइट मोस्ट जोन में क्या लिखूं मैं? और मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों लिख रहा हूँ पॉजिटिव, क्योंकि 4 के आगे ये फैक्टर, कोई भी 4 से बड़ा नंबर ले लो, 5 ले लो, 5 माइनस 4 पॉजिटिव, 5 माइनस 1 पॉजिटिव, 5 माइनस 3 पॉजिटिव, 5 माइनस 1 पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। तो राइट साइड में क्या आएगा? पॉजिटिव। तो मैंने 4 को जंप किया, तो 4 किस फैक्टर से आया? x माइनस 4। x माइनस 4 की पावर क्या है? 1। तो 1 ऑड होता है, अपोजिट साइन, तो क्या आएगा? नेगेटिव। फिर 3 को जंप किया, 3 को जंप किया तो x माइनस 3, इसकी पावर भी कितनी है? 1 ऑड है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अपोजिट साइन, इधर नेगेटिव, इधर क्या आएगा? अब आता है सबसे बड़ा तगड़ा स्टेप इसका, तो बता सकता है 1 किस फैक्टर से आया है? x माइनस 1 से। x माइनस 1 की पावर क्या है? नहीं, x माइनस 1 की पावर 0 है। ध्यान देख, ये x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है ना, एक तरह से x माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 है। अरे यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी 1 है, और ये एक तरह से क्या बन गया? x माइनस 1 की पावर 0। 0 ऑड होता है कि इवन होता है? इवन होता है। 0 इज इवन, 0 तो इवन है ना। 20 ऑड है कि इवन है? 0 से एंड होने वाला नंबर तो इवन ही होगा ना। वो तो इवन है तो सेम साइन, तो इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? आप लोगों को आंसर लिखना है। सर ये मेरे को एक बार और बता दो कि ये बेटा हम इफेक्टिव पावर देखते हैं, x माइनस 1 की इधर पावर क्या है और इधर x माइनस 1 की पावर क्या है, तो इफेक्टिव पावर कितनी है? 1 माइनस 1 0। इफेक्टिव पावर देखते हैं हम। अब धीरे, मैंने बोला सच परतों में आता है, एक झटके में नहीं आएगा। और तो यहाँ पे x माइनस 4 की एक ही फैक्टर था, उसकी पावर क्या थी? 1 ऑड था, तो अपोजिट साइन। x माइनस 3 की एक ही फैक्टर था, x माइनस 3 का एक ही फैक्टर था, तो ऑड पावर अपोजिट साइन। पर x माइनस 1 की इफेक्टिव पावर क्या थी? 0। बेटा इस स्टेप में आया x माइनस 1 की इफेक्टिव, तो इधर पॉजिटिव तो इधर भी क्या होगा? पॉजिटिव। अब बताओ हमको इस क्वेश्चन को देखना है कि इसको देखना है? बताओ हमारी चाहत क्या है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का है। हमारा आंसर क्या होगा? x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन 1। या तो हमारा x माइनस इन्फिनिटी से 1 हो, या तो हमारा x 1 से 3 हो, या तो हमारा x कहाँ से कहाँ तक हो? 4 से इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट आएगा, माइनस इन्फिनिटी। व्हाट अबाउट 1? 1 पे क्या आएगा? क्या x की वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं। अगर x 1 हो गया तो ये 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आएगा। 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड होता है, अभी याद रखना। 0 बाई 0 काट के 1 नहीं लिख सकते। और सोचो ना, अगर मैं x को 1 डाल देता हूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट होता है, याद रखना। तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, तो ये भी ओपन ब्रैकेट होगा। 1 पे ओपन ब्रैकेट, बटा 3 पे क्या आएगा?
क्योंकि इक्वल टू का तो साइन ही नहीं है, और 3 वैसे भी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर इज नॉट, कैन नॉट बी 0, तो यहाँ भी ओपन ब्रैकेट। क्लियर है? मैं जैसे बोला था थोड़ा सा मैंने ट्रिकी क्वेश्चन लिया, बाकी दो अपन इजी लेंगे, फटाफट कॉपी कर लो। बढ़े आगे। चलो अब जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा इजी लूंगा, है ना। आइडली अभी सेकंड क्लास के हिसाब से तो अपने को इनइक्वालिटी में इतना ही आना चाहिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू। एक ये क्वेश्चन करो, सॉल्व फॉर एक्स, सबका क्या आंसर तेजी से करेंगे हाँ? क्योंकि इजी दे रहा हूँ। सॉल्व फॉर एक्स, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर इज लेस देन 16। ये है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और डी है, देखना डी जो क्वेश्चन है ना वो हम इसलिए करवाते हैं कि एक तरीके से आपको वो लास्ट स्टेप करना आ जाए। बेटा एक क्लास के हिसाब से अपन ने अच्छा खासा कंप्लीट कर लिया, अब बेसिक मैथ्स कर रहे हैं ना। बेबीज का मेथड आगे भी एक टॉपिक के अंदर आएगा, बेबीज का मेथड आगे भी चलकर एक टॉपिक के अंदर आएगा, तब हम उसको और फुल फ्लेजेड करेंगे। एक लेक्चर के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। बेटा आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या खत्म किया? सेकंड टॉपिक याद है, मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिखवाई थी। सेट्स अपन खत्म कर चुके थे बेसिक लेवल का फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में अपन ने क्या खत्म किया? नहीं वो तो छोड़ दे अभी, अगर हम बैकअप को देखें पहले में तो मैंने क्या खत्म किया? सेट्स, सेट्स बेसिक। दूसरे में इनइक्वालिटी खत्म कर। चलो स्टार्ट करें। पहला बेटा बताओ पहले का आंसर। सर एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा कौन सा स्टेप किया? ट्रांसफर ऑल टर्म्स टू वन साइड। लीडिंग कोएफिशिएंट ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव। फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? एक्स माइनस 3 इंटू या एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ नंबर लाइन पे गए तो नंबर लाइन पे यहाँ पे क्या आएगा? -3। इधर क्या आएगा? +3। इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। इधर क्या आएगा? नेगेटिव। इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। इतनी जल्दी से क्यों बता दिया? राइट में तो पॉजिटिव है ना, तो सारे फैक्टर्स की पावर ऑलरेडी क्या है? 1 1 है, तो 1 1 है, सारी फैक्टर्स की पावर ऑड ही है, तो हर जंप पे अपोजिट साइन ही आना है। बताओ हमारी चाहत क्या है? हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव यहाँ है, हमारा आंसर क्या होगा? या तो x हमारा कहाँ से कहाँ तक हो? -∞ से -3, और मतलब यूनियन। या तो हमारा x कहाँ से कहाँ तक हो? 3 से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगेगा? ओपन 3। अच्छा पहले -3 बताना। -3 पे, -3 पे भी क्लोज होगा। वेरी गुड, क्योंकि -3 डालने पे ये फैक्टर 0 हो जाएगा, और 0 एंड एनीथिंग इज इक्वल टू 0, और 3 पे भी क्लोज। वेरी गुड बेटा। तो अपन एक बताऊँ काम क्या करते हैं, एक हैशटैग लिख लें, अगली बार से कभी ये आ जाए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। बताओ यहाँ पे किसका स्क्वायर था? 9 किसका स्क्वायर है? 9 किसका स्क्वायर है? तो इसका आंसर किधर रट सकते हैं? x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ से लेकर -a यूनियन a से लेकर ये रट लेना। अगर कभी एक्स स्क्वायर, बताओ यहाँ पे सीधे ही सॉल्व कर लेता ना, 9 को 3 स्क्वायर लिख देता। बताओ अगर इसके ये होता तो क्या अंतर होता? देखते हैं बेटा, ये बता देता हूँ। नहीं, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता तो क्या होता? ये जो क्लोज ब्रैकेट लगाते हो क्या बन जाते? ओपन।
देखते हैं ना बेटा, ये अपने को अभी आगे के लिए ज़रूरी है। मतलब आज की क्लास की एंडिंग अपन ये 2 3 4 हैशटैगों से करेंगे, और इन 4 हैशटैगों को अगर अपन ने अच्छी तरह कर लिया तो ना फ़ायदा हो गया। कॉन्स्टेंट पॉजिटिव होगा तो देखते हैं। अभी अभी मैं इसको पहले स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फिर मिटाओ उसको, आ गया ना। अगला क्या हो गया? चलो बताओ, ये बी पार्ट करते हैं। ठीक है, कहता है बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x² माइनस 60 लेस देन 0। ऐसे आएगा 3x का स्क्वायर। इसको अभी अपन वेरियस का मेथड से कर रहे हैं। बेटा पहला स्टेप क्या था? ट्रांसफर ऑल टर्म्स टू वन साइड कर लिया। लीडिंग कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव था, फैक्टराइज कर रहे हैं, a² माइनस b² लगाऊंगा। बेटा 3x माइनस 4 इंटू लेस देन 0। पता है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 4/3 का 0, और इसका 0 क्या है? माइनस 4/3। नंबर लाइन पे गए, माइनस 4/3 छोटा है तो ओबियसली राइट लेफ्ट में आएगा, और 4/3 पॉजिटिव है तो राइट में। इधर क्या आएगा साइन? दोनों की पावर ऑड ही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पर हमारी चाहत क्या है? ये चीज़ लेस देन 0 होनी चाहिए। लेस देन 0 का मतलब बेटा क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब यहाँ से तो हमारा आंसर क्या होगा? x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस 4/3 से 4/3। अब सोच के बताओ, ओपन ओपन क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए ओपन कि माइनस 4/3, क्योंकि 4/3 हो गया तो 0 हो जाएगा ये चीज़, और ये 0 हो गया तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0 है नहीं। तो देखो ध्यान से, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इससे भी डायरेक्टली कर सकते थे। अगर इधर देखो, इधर बोर्ड पे देखना तो कर लेना। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है ना, अगर उल्टा कर दूंगा तो क्या होगा? अरे जो बचा हुआ पोर्शन है वो आ जाएगा। तो बचा हुआ पोर्शन क्या होगा? बचा हुआ पोर्शन क्या होगा? ये है माइनस इनफिनिटी से माइनस ए से इन्फिनिटी, तो बीच का पोर्शन क्या बचा? माइनस ए से। और अगर कभी ये आ जाए x² इज लेस देन a², बेटा ये चार हैशटैग लिखे ना, अगली क्लास की शुरुआत अपन यहीं से करेंगे, तो प्रूफ भी कर देंगे। थोड़ा बहुत समझ में आया क्यों? देखिए ना, अगर मैं 9 को यहाँ डिवाइड कर दूँ तो 16/9 हो जाएगा। 16/9 किसका स्क्वायर होता है? 4/3 का। 4/3 का स्क्वायर है तो माइनस 4/3 सीधे डायरेक्टली आंसर आ जाता है। इन सारे फॉर्मूलेस के पीछे जो कर्तव्य है वो किसका है? विवीज कर्व मेथड का ही है। और बेटा तुम तीनों ने बहुत तेजी से समझ लिया इस चीज को, की बात तो ये है। हटाओ उसको। हाँ इसको तो फैक्टराइज करने दो। बड़ा बड़ा है। चल मतलब इसमें तो बहुत ईजी है। तो ऑलरेडी सारी टर्म्स एक ही तरफ है बेटा, सारे लीडिंग कोएफिशिएंट ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है? सिर्फ नंबर लाइन में जाना है। बताओ पहला इसका 0 क्या है? 1 का 1 है। कितने जोन्स हैं? 3। दोनों के पावर्स क्या है?
इधर पॉजिटिव नेगेटिव। अब बात आती है हमारी चाहत क्या है। हमारे क्वेश्चन में हम क्या चाहते हैं, ये क्वांटिटी क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ का है, हमारा आंसर क्या होगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर, या तो x माइनस इन्फिनिटी से 1 हो, या फिर मतलब यूनियन उसे इन्फिनिटी हो। अब बात आती है कि सर कहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाना है, कहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाना है। बताओ 1 पे क्या आएगा, क्लोज, क्योंकि 1 डालने पे देखो क्या होगा, 1 माइनस 1 0, और नीचे क्या आ रहा है -1, 0 अपॉन -1 तो 0 होता है, इक्वल टू 0 अलाउड है। 1 पे क्लोज, याद रखना डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड मान लो। तो 2 डालने पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना, इसलिए वो हो नहीं सकता, इसलिए ओपन। डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि बेटा एक कंसेप्ट है जो कि आगे आने वाले समय में सीखेंगे, और आपको मालूम ही होना चाहिए, फाइनाइट अपॉन 0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, एक तरह से नॉट डिफाइंड होता है वो। तो नॉट डिफाइंड वाली चीज को अपन कंसिडर नहीं करते। चलिए लास्ट, इसे मिटा दूं। तो यहां से क्या आएगा बेटा, यहाँ तो ऑलरेडी बताओ सारी टर्म्स एक तरफ है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव आना ही आना है, क्योंकि हर फैक्टर का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। तुम एक्सपेंड कर भी रहोगे तो भी सारी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव। बताओ 1 2 3 4 5, 1 3 4 5, बताओ राइट मोस्ट में क्या आता है, पॉजिटिव। बताओ, अब बताओ इसको जम किया 5, x माइनस 5 की पावर 5 ये ऑड है तो अपोजिट साइन, 4 को जम किया माइनस 4 की पावर 4, नहीं 4 मतलब इवन, नहीं इवन के अक्रॉस माइनस ही आएगा, इवन के अक्रॉस सेम साइन होता है ना, ऑड पावर अपोजिट साइन, इवन पावर सेम साइन। मतलब x माइनस 3 की पावर ऑड, ऑड पे अपोजिट साइन, x माइनस 2 की पावर इवन, और x माइनस 1 की पावर 1 अपोजिट साइन। बेटा आया समझ में वो स्टेप क्या है। बताओ हमारी चाहत क्या है कि हमें चाहिए लेस देन जीरो। बेटा लेस देन जीरो पे देखो, पहले लेस देन इक्वल टू चाहिए, पर लेस देन का मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ का है, आया नेगेटिव, आया नेगेटिव, आया नेगेटिव। हमारा आंसर क्या आएगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन, ब्रैकेट बाद में लगाना, 2 से 3, नहीं 2 से 3 नहीं, नेगेटिव चाहिए ना हम लोग, माइनस यूनियन 3 से 4 यूनियन 4 से 5। अभी तो तुम सबको अलग अलग लिख दिया करो, और देखो सब हो भी गया ना, नहीं एक 2 रह गया है, 2 को अपन, एक 2 0 रह गया है, तो अपन सोचेंगे अभी है ना, उसके बारे में सोचेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी में तो ओपन ब्रैकेट आएगा। व्हाट अबाउट 1 डालने पे ऊपर वाला न्यूमरेटर 0 का, तो इक्वल टू 0 तो अलाउड है, तो 1। व्हाट अबाउट 3 पे भी क्लोज। व्हाट अबाउट 4 ओपन ब्रैकेट, तो नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, 4 पे ओपन है, और 5 पे। पर एक छोटा सा एरर है इसमें यूनियन 2 भी होना चाहिए। बताओ कितने लोगों को रियलाइज होता है क्यों, जीरोस को अलग से देखा करो, क्योंकि 1 डालने पे ही 0 हो जाएगा, 2 डालने पे भी तो ये चीज इक्वल टू 0 तो हो ही जाएगी, वो अलग बात है, 2 के लेफ्ट और राइट में तो पॉजिटिव है, बट एग्जैक्टली। तो इसका आंसर फाइनली क्या लिखेंगे अपन, x इज एन एलिमेंट ऑफ, तो जीरोस को अलग से चेक कर लिया करो, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 यूनियन 3 से 4 यूनियन 4 से 5। बेटा जिस आज की लेक्चर की अपन ने शुरुआत जिस जगह से की थी और जहाँ पे अपन अभी एंड कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि आप लोग रिसेंटली प्लेस्ड हो गए। अपना जो मॉड्यूल है दिखाना जरा, तो अपने मॉड्यूल में ये थोड़ा सा एंड में है ना, और विवीज कर्व मेथड पे क्वेश्चंस हैं। बेटा देखो ये रहे सेक्शन ई, रैशनल इनइक्वालिटीज, इसे खत्म करना है, देख लो 11 क्वेश्चंस हैं बेटा, पेज नंबर 24 पे सेक्शन ई रैशनल इनइक्वालिटीज है ना। एक दो एग्जांपल्स तो अपने थ्योरी में भी होंगे, तो थ्योरी वाले एग्जांपल्स को देखने का तो कोई जरूरत नहीं है। अब इसकी जरूरत देखो, एक एग्जांपल नंबर 31 देख लेना अपने थ्योरी वाले साइड में, एग्जांपल नंबर 31, बाकी सब
प्रैक्टिस में। अब अपन ने ये चीज़ आप देखोगे, अभी अपन लॉग्स पढ़ेंगे ना, तो लॉग्स की इनइक्वालिटी में भी इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सेक्शन ई प्रैक्टिस करना, अपन यहीं पर रुकते हैं।